ओ 107 हिंदी। अध्याय 561 हार्वेस्ट क्षेत्र 2। तुम बहुत अनलकी हो। यह आधे रास्ते में ही रुक गया क्योंकि मैं तुरंत उसके सामने पहुंच गया और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मैंने उसकी छाती में छेद कर दिया। मैंने मिनी विस्फोट का उपयोग नहीं किया। मेरी और कवच की शक्ति मेरे लिए तत्काल गति प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थी। पिछले हफ्ते में मैंने बहुत ज्यादा सुधार किया है। न सिर्फ मैंने बहुत ज्यादा मात्रा में औषधि पी ली है, बल्कि मैंने अपने घुमावदार कवच में भी सुधार किया है, जिससे मेरी ताकत में काफी इजाफा हुआ है। अब इस परीक्षण में मध्य क्षेत्र का एकमात्र राक्षस मेरे लिए एक चुनौती है। भले ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मेरे जितना उन्नत हो, वह मेरी वर्तमान शक्ति के साथ मेरे लिए कोई खतरा नहीं होगा। 3 सेकंड बाद शरीर के दोनों हिस्से विघटित होकर गायब हो गए और मैं पहाड़ी से नीचे की ओर चलने लगा तथा ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश करने लगा जिसे मैं मार सकूं। फिलहाल मेरे पास केवल 3 अंक हैं और शीर्ष 1000 में स्थान पाने के लिए मुझे 400 से अधिक अंक प्राप्त करने होंगे। दस्तावेज में लिखा है कि अंक हासिल करना आसान है, लेकिन उन्हें बनाए रखना कठिन है, क्योंकि एक बार यदि कोई नाम शीर्ष 1000 में पहुंच जाता है, तो हजारों लोग कुत्ते की तरह आपका पीछा करते हैं और आपके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि सबसे मजबूत व्यक्ति भी इतने लोगों से निपटने में सक्षम नहीं होगा। यह अच्छी बात है कि यह परीक्षा केवल एक दिन तक चलती है, अन्यथा अपने शीर्षकों को बनाए रखना लगभग असंभव हो जाता। क्लैंग क्लैंग। मैंने पहाड़ी से नीचे उतरते समय यह आवाज सुनी थी और मैं धीरे धीरे उस ओर चला गया। आग पर मेरे वर्तमान नियंत्रण के बावजूद सावधानी से मैं अपनी आग से कोई पत्ता न जलाऊं। मैं चलते समय कुछ घास को जलाने से खुद को नहीं रोक पाया। काश मेरे पास एशली जैसी क्षमता होती और मैं आग का तापमान बदल सकता, लेकिन मेरे पास नहीं था। हर चीज की कीमत होती है और घूमने वाले कवच की शक्ति के लिए यह एक छोटी सी कीमत है जो मुझे चुकानी पड़ती है, और यही कारण है कि जब मैं घूमने वाले कवच में चलता हूं तो मैं जमीन पर नहीं चलता। मैं अंततः उस स्थान के काफी करीब पहुंच गया जहां से आवाज आ रही थी और मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां 6 लोग लड़ रहे थे और वे टीम में नहीं बल्कि एक दूसरे से उलझे हुए ढंग से लड़ रहे थे। कोई भी किसी पर हमला कर रहा है। अगर यह बाहर होता तो लोग समूह बना लेते, लेकिन यहाँ कोई समूह या जाति नहीं है, केवल अंक हैं। यही वह चीज है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। इन 6 लोगों के कुल मिलाकर 14 अंक हैं। यदि मैं उन सभी को हरा सकूं तो मुझे वे 14 अंक और मिलेंगे, तथा यदि मैं उन सभी को हरा सकूं तो मेरे कुल मिलाकर 17 अंक होंगे। मुझे उन सभी को क्यों हराना है? मुझे बस अंतिम विजेता की प्रतीक्षा करनी है, और जब मैं उसे मार दूंगा तो मुझे सभी विजेता अंक मिलेंगे। योजना बनाने के बाद मैं कुछ कदम पीछे हट गया और पेड़ के पीछे छिप गया ताकि वे आसानी से फायरमैन को न ढूंढ सकें। मुझे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि 5 मिनट में ही लड़ाई समाप्त हो गई और विजेता एक बड़ा बकरी आदमी था जिसके हाथ में एक दांतेदार ब्लेड था। श्री श्री। लड़ाई खत्म होते देख मैं अपने छिपने के स्थान से बाहर निकल आया। मैंने अपने कदमों को या उस घास को छिपाने की भी कोशिश नहीं की जिस पर चलते हुए मैं जल रहा था। तो तुम अंतिम कीमत का इंतजार कर रहे थे, गोटमैन ने कहा, और उसने अपनी खतरनाक दिखने वाली ब्लेड से पूरी ताकत से मुझ पर हमला किया। तलवार को अपनी ओर आते देख मैंने अपना सिर हिलाया और जवाब में अपनी तलवार घुमाई। पाचा। उसका सिर भी जमीन पर गिर गया और दूसरा, बाद में वह पूरी तरह से गायब हो गया, जबकि मेरे सिर के ऊपर का अंक 3:17 में बदल गया। जैसा कि मैंने कहा था कि मध्य क्षेत्र के राक्षसों को छोड़कर शायद ही कोई मुझे चुनौती दे सके, और जहां तक मेरी जानकारी है, हमारे पक्ष से केवल 1500 हैं, जबकि ग्रिम राक्षसों की ओर से 500 हैं। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन इसमें कहा गया है कि कई गुप्त सौदे किए गए थे या अन्य खुले थे। वे सामान्य योद्धाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं रखते हैं, लेकिन जब बात सर्वश्रेष्ठ की आती है तो वे थोड़ा हस्तक्षेप करते हैं। मैं जानता हूं कि शीर्ष 1000 में आने के लिए मुझे मध्य क्षेत्र के कुछ राक्षसों से निपटना होगा, और मैं उनके लिए तैयार हूं। समय बीतता गया और मैं अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को मारता रहा, और मात्र 4 घंटों में मैंने 61 अंक प्राप्त कर लिए, और यदि पिछले आंकड़े सही थे तो मैं 5 अंक प्राप्त करके शीर्ष 10,000 में प्रवेश कर जाऊंगा। 4 घंटे के बाद केवल मजबूत ही रह गए थे और वे सभी आसानी से खुद को प्रकट नहीं करने में काफी सतर्क हो गए थे। मैं जंगल की आवाजें और बड़ी आवाजें सुन सकता था। जंगल की आवाज तो स्वाभाविक है, लेकिन भीड़ की आवाज स्वाभाविक नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये लोग उस व्यक्ति का पीछा कर रहे हैं जो शीर्ष 100 में शामिल हो गया है। मैं बीच बीच में सुनता रहता था, लेकिन मुझे पीछा करने में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि अब शीर्ष 1000 में रहने से केवल परेशानी ही होगी, और मैं नहीं चाहता कि इतनी जल्दी हजारों लोग मेरे पीछे पड़ जाएं।
1 घंटे बाद मैं शीर्ष 10,000 में शामिल हो गया, लेकिन ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि मुझे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। अगर मैं जल्दी करता तो मैं काफी पहले ही वहां पहुंच जाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे कौशल के साथ मेरे लिए शीर्ष 1,000 में प्रवेश करना मुश्किल नहीं है, यहां तक कि शीर्ष 100 में भी प्रवेश करना संभव है, लेकिन मैंने पीछा किए जाने के डर से इसमें देरी की। समय बीतता गया और इस खंडहर में प्रवेश किए हुए मुझे 13 घंटे बीत चुके थे और मेरे अंक 308 तक पहुंच गए थे और अब मैं छिप रहा हूं क्योंकि अगर कोई मुझे 308 अंकों के साथ देख लेता तो मुझ पर हमला कर देता। इसलिए मैंने 16 घंटे पूरे होने तक प्रतीक्षा करने और फिर हत्याएं शुरू करने का निर्णय लिया। भले ही मैं शीर्ष 1,000 में किसी को नहीं मार पाया, जब तक कि मैं पर्याप्त संख्या में हत्याएं करता रहा और अपना स्कोर 500 तक पहुंचाता रहा। अचानक मुझे सरसराहट की आवाज सुनाई दी और मैंने देखा कि एक चूहा आदमी मेरी ओर आ रहा है और जैसे ही उसने मुझे देखा उसने मुझ पर हमला कर दिया। उसके हमले को देखकर एक आग ने मुझे घेरना शुरू कर दिया और ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने मुझे भरना शुरू कर दिया। freewebnovel.com। खटखट, पोह पोह। जैसे ही हमारे हथियार आपस में टकराए, मैंने पाया कि मेरे मुंह से खून की उल्टी हो रही है। ये रेटमैन वाकई बहुत शक्तिशाली है, अन्यथा इसे 378 अंक नहीं मिलते, जो कि शीर्ष 2000 में एक स्कोर है। इसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया क्योंकि यह तब उछला जब यह मेरी संवेदन सीमा से बाहर था, अन्यथा मुझे निश्चित रूप से इसका आभास हो जाता। इसने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार मैं पूरी तरह से तैयार था क्योंकि मेरा घूमता हुआ कवच पूरी तरह से बन चुका था और सभी रेखाएं जुड़ गई थीं। यह अब तक का सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी है जिसका मैंने सामना किया है और मैंने इस पर अपनी शक्ति का परीक्षण करने की योजना बनाई है और मैं अब अपने सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी के साथ शुरुआत नहीं करूंगा। टकराना। ये देखकर कि इसकी छोटी तलवारें मेरी ओर आ रही हैं, मैंने अपनी तलवार वाले हाथ के छोटे विस्फोट को पूरी शक्ति से सक्रिय कर दिया। मैं इस राक्षस को उसकी सभी हड्डियों को तोड़ते हुए भागते हुए देखना चाहता हूं ताकि मैं इसे बांध सकूं और परीक्षण का समय समाप्त होने से कुछ मिनट पहले इसे मार सकूं। पाचक। अरे, मैंने सोचा कि यह मेरी तलवार को रोक देगा और सोचा कि भले ही यह इसे रोकने में सक्षम है, इसने पर्याप्त अवरोधक कवच पहन रखा है, यह नहीं मरेगा। लेकिन मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा, मेरी तलवार सीधे 2 टुकड़ों में कट गई थी। 462। भागो, मैंने अपने आप से चिल्लाया क्योंकि मैंने अपने हाथ में अपनी रैंक देखी थी। मेरा स्थान अब आसमान में दिखाई दे रहा था और भीड़ कुछ ही मिनटों में पहुंच जानी चाहिए। मुझे हमारे बीच जितना संभव हो उतना दूरी बनानी होगी, अन्यथा मैं हजारों लोगों के हमलों की चपेट में आ जाऊंगा। टकराना। मैंने अपने मिनी ब्लास्ट की शक्ति से हवा में गोली चलाई और फिर मैं उड़ने लगा। नक्शा आधे घंटे तक मेरा पिछला स्थान दिखाता रहेगा और जब लोग मेरे लिए उस स्थान पर पहुंचेंगे तो मैं 1 मिनट में बहुत दूर निकल जाऊंगा। ये सब उस शापित चूहे आदमी के कारण हुआ। यदि वह मेरे हमले का बचाव करने में इतना कमजोर न होता तो मैं इस मुश्किल में न पड़ता। जब मैंने इसकी युद्ध शक्ति को महसूस किया था तो मैंने सोचा था कि यह मेरे हमले से बचाव करने में सक्षम होगा, लेकिन मैंने नए घूमते कवच की शक्ति को बहुत कम आंका था और एक ही वार में इसे मार डाला। मुझे हर आधे घंटे में अपना स्थान बदलना पड़ेगा और साथ ही मुझे सावधानी से छिपना होगा क्योंकि लोगों को मेरा स्कोप पता चल जाएगा जब तक वे मेरे सिर के ऊपर देखेंगे। धप। मैं मिनी ब्लास्ट की शक्ति के साथ 5 मिनट तक दौड़ा, उसके बाद एक बहुत बड़े पेड़ के पास पहुंचा। ये पेड़ मुझे आधे घंटे तक छुपाने के लिए पर्याप्त था। उसके बाद मुझे फिर से दौड़ना शुरू करना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि कोई मुझे देख लेगा, अन्यथा एक बार पीछा शुरू हो जाने पर मेरे लिए भागना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैंने सोचा और मैं छिपने के लिए अच्छी जगह पर बैठ गया। मैं 24 मिनट तक छिपा रहा और अपना स्थान अपडेट होने से 1 मिनट पहले ही वहां से हटा और 5 मिनट बाद मैं दूसरे स्थान पर उतरा। इस तरह कई घंटे बीत गए और अभी तक कोई बड़ी पीछा नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने मेरा पीछा करने की कोशिश की थी लेकिन मैं उन्हें धूल चटा चुका हूं। परीक्षा शुरू हुए 21 घंटे बीत चुके हैं और अब परीक्षा समाप्त होने में केवल 3 घंटे बचे हैं। मेरी रैंकिंग में गिरावट आ रही है, लेकिन मैं चिंतित नहीं हूं क्योंकि 600 से अधिक अंक मेरे लिए शीर्ष 1000 में बने रहने के लिए पर्याप्त हैं। मैं महसूस कर सकता था कि परीक्षा समाप्त होने के समय हवा में तनाव था। जहां भी मैं देखता, लोग शीर्ष 1000 में किसी का पीछा करते दिखाई देते या सुनते। अब तक मैं काफी भाग्यशाली रहा था कि जो लोग मेरा पीछा करने की कोशिश करते थे वे धूल में मिल जाते थे। टकराना। ये देखते हुए कि मेरे स्थान को ताज़ा होने में केवल 1 मिनट बाकी है, मैंने मिनी ब्लास्ट को सक्रिय किया और आकाश में गोली चलाई। आकाश में दौड़ते समय मैंने अपने लिए सही स्थान खोजने के लिए अपनी दृष्टि को दूसरी ओर मोड़ लिया। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है।
मैं खोज शुरू करने ही वाला था कि तुम प्रकट हो गए। मैंने अपने बाईं ओर से यह आवाज सुनी और देखा कि एक सांप आदमी बहुत तेज गति से मेरी ओर आ रहा है। बकवास। जब मैंने अपनी ओर आ रहे स्नेकमैन को देखा तो मैंने शाप दे दिया। इस स्नेकमैन के पास केवल 12 पॉइंट है और यह अन्य ग्रिम मॉन्स्टर्स की तुलना में काफी छोटा दिखता है और इसी कारण से मुझे शाप देना पड़ा, जबकि मैं इसकी युद्ध शक्ति को महसूस कर रहा था। ये युवावस्था इस बात का प्रमाण है कि यह ग्रिम राक्षस विशेष ग्रिम राक्षस है। न केवल वे सामान्य ग्रिम राक्षस से छोटे हैं, बल्कि यदि कोई पर्याप्त ध्यान केंद्रित कर सके तो वह उनके चारों ओर मौलिक ऊर्जा को महसूस कर सकता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये ग्रिम राक्षस जल तत्व है। टकराना। ये देखकर कि वह मेरी ओर आ रहा है, मैंने बिना समय बर्बाद किए भागने के लिए मिनी को पुनः सक्रिय कर दिया। तुम कमीने रुको, वह चिल्लाया और मेरे पीछे आने लगा। मैं इसकी गति से काफी आश्चर्यचकित हूं और राहत की सांस ली है कि मैंने अपने भंवर कवच की खामी को ठीक कर लिया था, जिससे न केवल यह अधिक लड़ाकू हो गया था, बल्कि मैं काफी शक्तिशाली भी हो गया था। अन्यथा अपने पुराने भंवर कवच के साथ, भले ही मैंने गुप्त विधि को सक्रिय कर दिया होता, मैं अंततः इसके द्वारा पकड़ा नहीं जाता। लेकिन अब मेरी गति इतनी बढ़ गई थी कि मध्य क्षेत्र से इस राक्षस से दूर जाने के लिए मुझे ऑकल्ट विधि को सक्रिय करने की भी आवश्यकता नहीं थी, यहां तक कि मैं मिनी ब्लास्ट की अपनी पूरी शक्ति का भी उपयोग नहीं कर रहा था। कमीने, तुम नहीं रुकोगे, है ना? मैंने पीछे से आवाज सुनी और जब मैंने देखा तो उसे मुझ पर पानी के तीरों का आभास हो रहा था। सुप सुप। दोनों के बीच की दूरी काफी अधिक है, इसलिए मुझे भेजे गए तीरों से बचने के लिए बस थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ा। समय बीतता गया और अधिकाधिक लोग मेरा पीछा करने लगे। ये वे शक्तिशाली लोग थे जो अपने समय का इंतजार कर रहे थे और अब जब कुछ ही घंटे बचे थे तो वे मेरा शिकार करने के लिए बाहर आने लगे। अब परीक्षा तक केवल 2 घंटे शेष रह गए हैं और 100 से अधिक लोग मेरा अनुसरण कर रहे हैं। इन 100 में 12 शक्तिशाली लोग हैं जो मुझसे समान या मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। इसके बावजूद कि इतने सारे लोग मेरा पीछा कर रहे थे और हर सेकंड मुझ पर हमला कर रहे थे, मैं लगभग सुरक्षित रहा। इसका एक कारण यह है कि हर कोई हर किसी का शिकार कर रहा था। मेरे पीछे चल रहे लगभग 100 लोगों ने आपस में कड़ी दूरी बनाए रखी है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि उनके पड़ोसियों ने उनके अंकों को लेकर उन पर हमला कर दिया। जिन लोगों ने सबसे अधिक हत्याएं की हैं, वे 12 लोग हैं जो मेरा पीछा कर रहे हैं। वे किसी भी ऐसे व्यक्ति को मार सकते हैं जिसके पास मेरे खिलाफ मौका होता। यदि वे सैकड़ों लोगों को नहीं मारते तो मेरे पीछे करीब 300 लोग होते। बैंग बैंग बैंग। अब केवल 1 घंटा ही बचा था और मेरे पीछे लोगों की संख्या 600 से अधिक हो गई थी और वे मुझ पर पागलों की तरह हमला कर रहे थे। मैं भागने के लिए अपने घूमते हुए कवच की पूरी शक्ति का उपयोग कर रहा था और हर मिनट अशुभ पौधों के मूल के कण खा रहा था। केवल इसी वजह से मैं भागता रहा, अन्यथा इतने हमले झेलते हुए मैं निश्चित रूप से मर जाता। लेकिन मेरे लिए यह और भी कठिन होता जा रहा है, क्योंकि हर मिनट नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। हर कुछ मिनटों में मैं अपने जैसे किसी व्यक्ति को सैकड़ों और हजारों लोगों की भीड़ से भागते हुए देखता हूं। उनमें से कुछ को तो मैंने भीड़ के हमले में मरते हुए भी देखा है। लानत है, मैंने फिर चिल्लाया, क्योंकि पिछले 1 घंटे में मेरे पीछे भीड़ तेजी से बढ़ रही थी। 10 मिनट पहले करीब 600 लोग मेरे पीछे थे, लेकिन अब उनकी संख्या हजारों में है और हर सेकंड उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और ये जो लोग पागलों की तरह मेरा अनुसरण कर रहे हैं, वे बहुत ताकतवर हैं। उनमें से 50 से ज्यादा लोगों की ताकत मुझसे भी ज्यादा है। फ्रीवेब एंड सिग्मा वेल सीएम। ये देखते हुए कि मैं हर पल घायल हो रहा हूं, मैंने अपना अंतिम कदम उठाने का फैसला किया, जो एक गुप्त विधि है। गुप्त विधि ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसकी तुलना मेरे घूमते कवच से की जा सकती है, और जब मैं उन दोनों का एक साथ उपयोग करता हूं तो वे मुझे आश्चर्यजनक शक्ति प्रदान करते हैं। टकराना। मैं बहुत तेज गति से आगे बढ़ा, जिससे मेरी गति तुरंत दोगुनी हो गई और मैं लगभग 99% पीछे रह गया। यह पागल गति मेरा आत्मविश्वास थी जब मैंने अपने माइंड पैलेस में ये सही घूमता कवच बना लिया था। मुझे पता है कि बहुत कम लोग हैं जो मुझे पकड़ सकते हैं और ये बहुत कम लोग मध्य क्षेत्र के राक्षस हैं। अब तक शक्तिशाली राक्षस सभी अंक एकत्र कर चुके होंगे और भीड़ से दूर भागने में व्यस्त हैं। वर्तमान में मुश्किल से 20 लोग मेरा पीछा कर रहे हैं और उनमें से एक ये देखकर भाग भी रहा है कि मेरी गति इतनी अधिक है कि वे उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। वे ताकतवर हैं लेकिन वे मूर्ख नहीं हैं। वे जानते थे कि मेरी सबसे तेज गति के कारण उनके लिए मुझे पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 10,000 लोगों को बधाई।
मैंने अचानक सुना और जब मैंने होलोवाच पर देखा तो पाया कि 20 घंटे अंततः बीत चुके थे। ये देखकर मैंने अंततः जाने दिया और अगले ही पल मैंने खुद को इस खूबसूरत दुनिया से गायब पाया। जब मैं अपने होश में आया तो मैंने खुद को एक संगमरमर के हॉल में अकेला पाया। मेरे सामने हजारों औषधि की बोतलें थीं जो एक चक्र में तैर रही थीं। सभी बोतलें एक जैसी दिख रही थीं, लेकिन जब तक मैं उन्हें उठाता वे अपने मूल रंग में वापस आ जाती। शीर्ष 1000 में आने पर बधाई, आपको एक टियर एक पोषण चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ है। मेरे कानों में एक रोबोट जैसी आवाज गूंजी। रोबोटिक आवाज सुनकर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसके बारे में दस्तावेजों में पढ़ा है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं बहुत ही आनंदित भाव से तैरती हुई औषधि की बोतलों की ओर चला गया। चाहे मैं कोई भी औषधि चुनूं, चाहे वह शक्ति प्रकार की हो, आत्मा प्रकार की हो या जीवन शक्ति प्रकार की हो, मेरी शक्ति कम होने वाली थी। इनमें से प्रत्येक औषधि मुझे एक रूबी सील के बराबर शक्ति देने में सक्षम है। हालांकि यह रूबी सील द्वारा दिए जाने वाले 3 डोमेन के बजाय एक डोमेन में होगी, फिर भी यह मेरी ताकत को तेजी से बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगी। सुप। मैंने बिना ज्यादा सोचे एक बोतल उठा ली क्योंकि वे सभी एक जैसी दिख रही थीं। जैसे ही मैंने बोतल उठाई, अन्य हजारों बोतलें स्वतः ही गायब हो गईं और मैंने जो बोतल उठाई वह पारदर्शी हो गई। पारदर्शी बोतल में गाढ़ा चमकदार लाल तरल पदार्थ है जिसमें से धुआं निकल रहा होगा। ये औषधि अग्नि पशु के बहुत ही पतले रक्त से बनाई गई है, जिसका रक्त वंश चेरुफे से बहुत ही कम मिलता है। आपके शरीर और आत्मा के साथ इसे पचाने की आपकी संभावना अधिकतम 25% है। यदि आप चाहें तो आप इस पोषण को वापस कर सकते हैं और किसी भी टियर 2 पोषण को चुनने का मौका पा सकते हैं। मैंने फिर से एक आवाज सुनी। मैं चौंक गया और आश्चर्यचकित भी। आश्चर्य इसलिए क्योंकि दस्तावेज में मौजूद कई रिकॉर्डों में से मैंने कभी भी महल द्वारा औषधि लौटाने की पेशकश का जिक्र नहीं किया। और क्योंकि मैंने चेरुफे शब्द सुना था, इसने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया था। मैंने इसके बारे में पढ़ा है और ज्यादातर लोग जिनके पास अग्नि क्षमताएं हैं, वे भी इसके बारे में जानते हैं। चेरुफे अग्नि क्षेत्र का एक पौराणिक प्राणी है। ऐसा कहा जाता है कि यह इतना शक्तिशाली है कि इसका एक छोटा सा घूंसा दुनिया को चीर सकता है। भले ही आवाज ने कहा हो कि यह उस पौराणिक प्राणी के बहुत पतले खून से बना एक औषधि है जिसमें चेरुफे का बहुत ही कम रक्त था, फिर भी मैं हैरान हूं। मैं पहले सोचता था कि ये प्राणी पौराणिक हैं, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है। वे वास्तविकता में मौजूद नहीं हैं, लेकिन अब ये सच नहीं हो सकता है। वे मौजूद तो हो सकते हैं लेकिन हमारी दुनिया में नहीं। अब सवाल यह है कि क्या मुझे इसे वापस कर देना चाहिए और हाई ग्रेड टियर 2 पोषण चुनने का मौका मिलना चाहिए, जो मेरे पास मौजूद पोषण से एक ग्रेड कम होगा। हालांकि संवर्धन पीक ग्रेड पोषण टियर 1 से कम होगा, लेकिन मेरा जीवन कम से कम बहुत सुरक्षित रहेगा। मैंने अपना हाथ उस धागे की ओर बढ़ाया जो उस समय मेरे मन में आया था जब मैं सोच रहा था और औषधि को वापस लाने के लिए उस पर रखने ही वाला था कि अचानक। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं पोषण के साथ अपनी किस्मत आजमाना चाहता था, मैंने कहा। आपके पास औषधि को पचाने के लिए 6 घंटे हैं। मैंने आवाज को ये कहते हुए सुना। मुझे ये देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने मानवीय तरीके से उत्तर दिया, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि ग्रैंड पैलेसेस के पास जो एआई है वह बहुत उन्नत है। हो सकता है कि मैंने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया हो, लेकिन मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इस औषधि को पीने के बाद मैं कैसे जीवित रहूंगी। मैंने महल के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि मैं अपने दिल की गहराई से महसूस करती थी कि इस औषधि को नहीं पीना अवसर की बर्बादी होगी। फ्री वेब नॉवल CM। मैंने हमेशा अपने दिल पर भरोसा किया है, हालांकि इस पर भरोसा करना कभी कभी बहुत खतरनाक स्थिति की ओर ले जाता है, लेकिन मुझे जो पुरस्कार मिलता है वह परिणाम के रूप में उतना ही अच्छा होता है। इसलिए ये देखते हुए कि कोई अच्छा तरीका नहीं है, मैं इसे पुराने तरीके से ही कर सकता हूँ। सरल तरीका जो मैं उन चीजों को पचाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ जो आसानी से पच नहीं पाती। मैंने अपनी कलाकृतियां और यहां तक कि उसके नीचे पहने हुए कपड़े भी उतारने शुरू कर दिए। मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं चाहता जो मेरी गतिविधियों में थोड़ी सी भी बाधा उत्पन्न करे। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि एक पल भी मेरी जान ले सकता है। अपने अंडरवियर को उतारने के बाद मैंने उस छोटी बोतल पर कुछ रूनों को सक्रिय किया जिसे मैंने ब्रेसलेट पर पहना हुआ था। मैंने दमनकारी ऊर्जा को उस उच्चतम स्तर तक बढ़ा दिया जिसे मैं सहन कर सकता था। गल्प। अंततः सारी तैयारियां करने के बाद मैंने बोतल खोली और उसे गटकते हुए शरीर की सफाई करने वाला व्यायाम करना शुरू कर दिया। न केवल शरीर की सफाई करने वाला व्यायाम, बल्कि मैंने अन्य 3 विधियों का भी अभ्यास करना शुरू कर दिया।
मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता हूँ और एक साथ 4 व्यायाम करना मेरा सर्वश्रेष्ठ है। मैंने चारों विधियों का एक साथ अभ्यास करना शुरू किया, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस यातनापूर्ण अनुभूति का मैं इंतजार कर रहा था, वह नहीं आई। ये औषधि पानी की तरह महसूस हुई क्योंकि मुझे इससे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। यह न तो गर्म था, न ही ठंडा, केवल एक चीज जो इसे पानी से अलग बनाती थी वही ये थी कि यह बहुत गाढ़ा और लाल था। कोई परिणाम न देखकर मैंने अपने अंदर देखा, जहां मैंने पाया कि यह मेरे शरीर के हर इंच में फैल रहा है, जैसा कि एक सामान्य औषधि करती है, जिससे मैं बुरी तरह डर गया। यह एक असामान्य औषधि है और जितना अधिक यह एक सामान्य औषधि की तरह काम करने लगी, उतना ही अधिक भय मुझे अंदर से महसूस होने लगा। इसके व्यवहार को देखकर मुझे लगा कि बहुत जल्द एक बहुत ही खतरनाक चीज होने वाली है और अगर मैं तब तक तैयार नहीं हुआ, तो मैं वापस लड़ने का मौका मिलने से पहले ही गायब हो जाऊंगा। इसलिए मैंने अपनी गति को सीमा तक बढ़ा दिया। मैंने उस गति से प्रदर्शन किया जैसा मैंने पहले कभी नहीं किया था, क्योंकि मैं सचमुच अपने शरीर में फैल रहे लाल रंग के प्रभाव से होने वाली मौत को महसूस कर सकता था। मैंने कभी किसी चीज से मौत का इतना भारी एहसास महसूस नहीं किया, यहाँ तक कि जब मैंने राक्षस कोर को जबरदस्ती खिलाया, तब भी मुझे मौत का एहसास उससे कम था। इसलिए मैंने वैसा ही प्रदर्शन किया जैसा मेरा जीवन इस पर निर्भर करता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे वे 4 विधियां मिली जो मैं बता रहा हूं। उनमें से कुछ सामान्य हो सकती हैं, लेकिन वे समान रूप से विशेष हैं और उनमें से प्रत्येक ने कम से कम एक बार मेरी जान बचाई थी। यदि वे मेरे पास नहीं होते तो मैं निश्चित रूप से अपनी जान गंवा देता। मैं अभी उन तरीकों के बारे में सोच ही रहा था कि किस तरह उन्होंने मुझे बचाया। तभी मुझे लगा कि मेरे शरीर का तापमान बढ़ रहा है। पहले तो ये धीरे धीरे और बमुश्किल महसूस हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, तापमान बढ़ता गया और मुझे इसका एहसास होने लगा। मेरे पास अग्नि प्रकार की क्षमता होने के कारण मुझमें अग्नि प्रतिरोध की काफी क्षमता थी और जब से एश्लिन ने रक्त की वह बूंद पी थी, तब से प्रत्येक स्तर के बाद मेरी क्षमता में वृद्धि हुई। तो मेरी अग्नि प्रतिरोधक क्षमता काफी अच्छी हो गई है और इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा गर्मी सहन करने में सक्षम हो गया हूँ। जैसे जैसे मेरे शरीर का तापमान बढ़ रहा था, मेरा शरीर उसका प्रतिरोध करने में सक्षम था, लेकिन अब तापमान मेरी सीमा से ऊपर बढ़ गया है। जब मैं बॉडी क्लीनिंग एक्सरसाइज के दूसरे मूव के 35वें पोज पर पहुंचा तो मुझे पसीना आने लगा और इस बढ़ते तापमान को लेकर मैं चिंतित हो गया और चमत्कारी फल जैसी ऊर्जा बाहर आ गई। हॉन्फना, इसे बाहर आते देख मैं तुरंत खुश हो गया, क्योंकि अब ये कुछ ऊर्जा ग्रहण कर सकेगा और मुझ पर से भार कम कर सकेगा। यही मैंने सोचा था जब मुझे सबसे बड़ा झटका लगा था। चमत्कारी फल ऊर्जा जो अब तक सभी ऊर्जाओं को खा जाने का साहस कर रही थी, किसी को भी नहीं छोड़ रही थी, अब चमकदार लावा जैसी ऊर्जा से दूर रह रही है, उसके करीब जाने का साहस नहीं कर रही है। चमत्कारी फल ऊर्जा का ऐसा व्यवहार देखकर मुझे अपने अंदर एक गहरा सदमा महसूस हुआ। आघात कम होने के बाद एक भय आया और इस बार मुझे वास्तविक भय महसूस हुआ। चमत्कारी फल की ऊर्जा ही एक ऐसी चीज है जिस पर मैं औषधि की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक भरोसा करता रहा हूं, ताकि मुझे औषधि को पचाने के लिए समय मिल सके। लेकिन अब यह विकल्प नहीं है और मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, और यह बात मुझे इतना परेशान कर रही है कि मैंने लगभग प्रदर्शन करना ही बंद कर दिया है। नियंत्रण में आ जाओ, अभी भी उम्मीद है, मैंने खुद से कहा। भले ही चमत्कारी फल की ऊर्जा अभी इसे नहीं खा रही है, लेकिन बाद में जब दमन बढ़ जाएगा तो यह इसे खा सकेगी, और अगर मैं दूसरी बड़ी सफाई तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊं, तो मुझे निश्चित रूप से जीने का मौका मिलेगा। दूसरी सफाई तक पहुंचने के बारे में सोचना बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत कठिन है। लेकिन ये देखते हुए कि मेरा शरीर कैसे गर्म हो रहा है और इसकी गर्म होने की दर क्या है, मेरे पास मेजर क्लींजिंग तक पहुंचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, अन्यथा मैं वास्तव में जलकर राख हो जाऊंगा। जल्द ही मेरे शरीर से धुआं निकलने लगा और यह सबसे बुरी बात नहीं है। सबसे बुरी बात तो यह है कि उस औषधि का असर मेरी आत्मा पर भी पड़ने लगा है। मैं इसे फैलते हुए और मेरी आत्मा को प्रभावित करते हुए महसूस कर सकता था। यह अच्छी बात है कि मेरे पास सोल टेम्परिंग डायमंड और सीक्रेट मेथड है, जिसकी वजह से मेरी आत्मा फिलहाल खतरे से बाहर है और पोषण के साथ मजबूत हो रही है। लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि मेरी आत्मा में अधिक से अधिक पोषण ऊर्जा प्रवेश कर रही है, जिससे निपटना बहुत मुश्किल होगा। इससे निपटने के लिए मुझे और अधिक दमनकारी ऊर्जा प्रसारित करनी होगी। वो पूर्ण यातना होगी। काश मेरे पास आत्मा को शांत करने वाला पत्थर होता। अगर वह मेरे पास होता तो मुझे अपने भीतर दमनकारी ऊर्जा प्रसारित करते समय इतना दर्द नहीं सहना पड़ता।
आत्मा कोई समस्या नहीं है, कम से कम अभी के लिए। समस्या तो शरीर की है, केवल जलन दिखाई देने लगी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत गर्म भट्टी में हूं और मेरा शरीर सचमुच में तप रहा है। प्रदर्शन करते समय मैंने स्वयं से यह प्रश्न करना भी शुरू कर दिया कि क्या मैंने औषधि पीकर सही निर्णय लिया था। मैंने आत्मसंदेह के विचारों को त्याग दिया और अधिक ईमानदारी से कार्य करना शुरू कर दिया, भले ही मैं आधी जली हुई अवस्था में ही क्यों न हो जाऊं। जब तक मैं प्रमुख शुद्धिकरण तक पहुंच जाऊंगा, मैं इससे बच सकूंगा। जब मैं प्रदर्शन कर रहा था, तो मैं इस बात पर भी नजर रख रहा था कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, और मैंने एक अनोखी बात देखी जिससे मुझे तुरंत खुशी हुई। मैंने देखा कि पोषण ऊर्जा कण जिसे मैंने एक इकाई के रूप में इस्तेमाल किया था, वास्तव में दो इकाइयां हैं। दोनों ही लाल हैं, लेकिन एक का रंग गहरा था जबकि दूसरे का रंग थोड़ा हल्का था। अगर कोई ध्यान से न देखे तो उसे अंतर नजर नहीं आएगा, क्योंकि रंगों के बीच केवल मामूली अंतर है। एफगई वे बीनो एल अंडस को सी सिग्मा एम। जब मैंने उच्च आसनों पर शरीर शुद्धिकरण तकनीक का अभ्यास किया, तो मैंने देखा कि विभिन्न रंगों के कुछ कण धूल में विलीन हो गए और फिर धूल को चमत्कारी फल ऊर्जा द्वारा खा लिया गया। ये केवल एक बार होता है और मैं इस प्रक्रिया को देखने के लिए काफी भाग्यशाली था। इसलिए यदि मैं सही हूं तो मैं शरीर सफाई अभ्यास में जितना आगे जाऊंगा, उतनी ही अधिक धूल बनेगी और चमत्कारी फल ऊर्जा द्वारा खा ली जाएगी। लेकिन ये बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इन सब की मूल शर्त दूसरे मेजर क्लींजिंग तक पहुंचना है, और मुझे पहले ही ऐसा महसूस हो चुका था कि मैं 81वें आसन पर अपनी सीमा तक पहुंच गई हूं, जिसे मैं कर रही थी। अपनी सीमा तक पहुंचने के बावजूद मैंने प्रदर्शन जारी रखा, क्योंकि मुझे पता है कि रुकने का मतलब मौत है और मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं जोर से चिल्लाए और उसके बाद मेरी दर्दनाक चीखें शुरू हो गईं। अब तक मैं दर्द को दांत पीसकर सहन कर रही थी, लेकिन अब यह उस सीमा तक पहुंच गया था जिसे मैं चुपचाप बर्दाश्त कर सकती थी। मेरी त्वचा, जो पहले मुलायम और इतनी चमकदार थी कि लड़कियां भी उससे ईर्ष्या करती, अब काली पड़ने लगी थी। उस पर काले जले हुए मांस की एक परत दिखाई देने लगी थी और मैं इसे रोकने में असमर्थ थी। शारीरिक दर्द ही एकमात्र दर्द नहीं है जिसे मैं महसूस कर रहा हूं, मैं आत्मा में भी अत्यधिक दर्द महसूस कर रहा हूं। औषधि मेरी आत्मा से होकर गुजरने लगी थी। इसे मेरी आत्मा को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए मुझे भारी मात्रा में दमनकारी ऊर्जा प्रसारित करनी पड़ी, जो अपने आप में दर्दनाक है, लेकिन अब परिसंचरण का वह दर्द औषधि के दर्द में डूबने लगा था। भौतिक शरीर की चोट को ठीक किया जा सकता है, लेकिन आत्मा की चोट को ठीक करना बहुत कठिन है, और इसीलिए अगर मुझे अपनी आत्मा को घायल होने से बचाने के लिए भारी मात्रा में दमनात्मक पदार्थ प्रसारित करने के लिए अत्यधिक यातना भी सहन करनी पड़े, तो मैं तैयार हूं। मैं चिल्लाती रही कि मेरा गला सूख गया है, उसमें से कोई आवाज नहीं निकल रही है। मेरा शरीर एक चौथाई जल चुका था, न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक रूप से भी। इस जले हुए रूप में मैंने न केवल अपनी सुनने और आवाज खो दी है, बल्कि अब मैं अपनी आंखों से देख भी नहीं सकता। मैं महसूस कर सकता था कि मेरा जला हुआ मांस फर्श में चिपक रहा है। यह एक भयानक एहसास है, लेकिन मेरे पास इसकी परवाह करने का कोई समय नहीं है, क्योंकि हर मिनट मेरा शरीर अधिक से अधिक जलता जा रहा है। एकमात्र चीज जो मुझे आशा दे रही है, वह है मेरी प्रगति। मैं अभी 100वें आसन तक पहुंचा हूं। जब तक मैं 108वें आसन तक पहुंच जाऊंगा, मेरे पास जीवित रहने का कुछ मौका होगा। मैं ये कह रहा हूं कि यह संयोग है, निश्चितता नहीं, क्योंकि मैंने पाया कि दमन इस औषधि ऊर्जा कणों पर काम नहीं करता है। ये केवल तभी काम करता है जब दो ऊर्जाएं ढह जाती हैं और धुंधलके में बदल जाती हैं। केवल धूल पर ही ये दमन काम करता है। अब तक केवल 1% से भी कम औषधि कण धूल में बदल गए थे, जिससे मुझे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या दूसरी सफाई तक पहुंचने से कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं, क्योंकि मुझे स्पष्ट रूप से पता था कि दूसरी सफाई मेरी पूर्ण सीमा है। भले ही मैं इसे जारी रखने की इच्छा रखता हूं, मेरा शरीर मेरा समर्थन नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह आधे से अधिक जल चुका होगा और प्रदर्शन करने की स्थिति में नहीं होगा। कई बार जब मैं अंधे होकर प्रदर्शन करता था तो मैं लगभग गिर जाता था। मेरा शरीर इतना गूदेदार हो जाता था कि जिस चीज पर भी मैं पैर रखता था वह उससे चिपक जाती थी। यदि मेरा शरीर मजबूत न होता और आग के प्रति मेरी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी न होती तो अब तक मैं जलकर राख हो चुका होता। मेरा शरीर लगभग 40% जल चुका था और यह कुछ और प्रतिशत सहन करने में सक्षम होगा, इससे पहले कि यह अंततः अपनी सीमा तक पहुंचने के कारण ढह जाए। मैं भी बॉडी क्लीनिंग तकनीक के दूसरे कदम की 107वीं मुद्रा में पहुंच गया था। मुझे कुछ ही मिनटों में 108वें स्थान पर पहुंचना है, अन्यथा मुझे इसके खिलाफ मौका नहीं मिलेगा। मैं बिना किसी आवाज के चिल्ला रही थी। मेरा मुंह आधा जल गया था और मेरी आत्मा में भी बहुत पीड़ा हो रही थी।
मैं भयभीत हूँ और अत्यधिक पीड़ा में भी हूँ और जानता हूँ कि मेरा शरीर और मन अपनी सीमा पर पहुँच जाने के कारण मैं किसी भी क्षण बेहोश हो सकता हूँ। आह! मैंने फिर से आखिरी चीख मारी और अपनी पूरी ताकत से अपने शरीर को हिलाया क्योंकि मुझे पता था कि यह मेरा आखिरी मौका है, इसलिए मैंने अपना सब कुछ दे दिया। टकराना। मैं 108वें स्थान पर पहुंचा और मैंने अपने शरीर के अंदर तेज आवाज सुनी और जब मैंने देखा कि क्या हो रहा है, तो मैं कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद नहीं कर पाया। जब मैंने अपने अंदर देखा, तो पाया कि पोषण ऊर्जाएं एक दूसरे में विलीन हो रही हैं और धूल में बदल रही हैं और वह धूल, बदले में तरल में बदल रही है और यह बहुत तेजी से हो रहा है। प्रमुख सफाई तक पहुंचने से पहले बमुश्किल 1% औषधि ऊर्जा दांत में बदल गई थी, लेकिन अब लगभग पूरी ऊर्जा विलीन होकर धूल में बदल गई है। मैं महसूस कर सकता था कि द्वितीय प्रमुख सफाई प्रथम प्रमुख सफाई से दोगुनी शक्तिशाली है, क्योंकि यह पहले की तुलना में अधिक गहरी ऊर्जा को बाहर निकालती है। अपने अंदर मैं सभी प्रकार की ऊर्जाओं को देख सकता था, उन औषधियों की ऊर्जाओं को जो मैंने पहले पी थी, औषधीय ऊर्जाओं को, और मैंने चमत्कारी फलों की ऊर्जाओं की एक बहुत छोटी मात्रा को भी देखा, जिसकी ओर चमत्कारी फलों की ऊर्जा एक शिकारी कुत्ते की तरह दौड़ी। मेरे शरीर से अधिकाधिक ऊर्जाएं बाहर निकलने लगीं और मेरे शरीर में विलीन होने से पहले पिघल गईं, जिससे मेरा शरीर तेजी से ठीक होने लगा। उपचार की गति इतनी तेज है कि मुझे मुख्य सफाई तक पहुंचने के बाद पूरी तरह से ठीक होने में केवल 30 सेकंड लगे। जब मेरी आंखें ठीक हो गईं और मैं देखने में सक्षम हो गया, तो मैंने पाया कि मैं पूरी तरह से मोटी जली हुई त्वचा से ढका हुआ था। मैं फर्श पर अपनी त्वचा के धब्बे देख सकता था और जब मैं उन क्षणों के बारे में सोचता हूं जब मैं उन गड़बड़ियों से बाहर निकला था, तो मैं कांप उठता हूं। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूं, लेकिन आत्मा के स्तर पर मैं अभी भी यातना महसूस कर रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा दमनकारी ऊर्जा का संचार कर रहा हूं और वह दमनकारी ऊर्जा मेरी आत्मा को चोट लगने से बचाती है। यद्यपि मैं अत्यधिक यातना महसूस कर रहा हूं, परंतु इससे मुझे जो लाभ मिल रहा है वह भी बहुत अधिक है। मैं अपनी आत्मा को दृश्यमान दर से अधिक शक्तिशाली होते हुए महसूस कर सकता हूं, तथा एक और परिवर्तन हो रहा है जिसके बारे में मैं निश्चित नहीं हूं कि यह भ्रम है या वास्तविक। मुझे आशा है कि मेरे अंदर जो दमनात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वह मुझे दूसरी उपलब्धि तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होगी। मैं इसमें सफल हो पाऊंगा या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। freewebandsigmawell.com। मेरे शरीर में सारी औषधि ऊर्जा पिघलकर धूल में बदल गई और मेरे शरीर के साथ विलीन होने लगी। मेरे शरीर की ताकत मेरी आत्मा से भी अधिक तेजी से बढ़ रही है। मैं सचमुच खुद को मजबूत होते हुए महसूस कर सकता था और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि चमत्कारी फल की ऊर्जा एक दृश्यमान दर से बढ़ रही है। अगर यह इसी दर से बढ़ती रही, तो मुझे विश्वास है कि ऊर्जा इतनी बड़ी हो जाएगी कि मैं ऊपर उठ जाऊंगा। मैं अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों पर नजर रखते हुए प्रदर्शन करता रहा। मैं विशेष रूप से लाल औषधि पर नजर रख रहा हूं। पहले मैंने सोचा था कि औषधि की सभी ऊर्जाएं धूल में बदल गई हैं, लेकिन मैं बहुत गलत था। 1% ऊर्जाएं ऐसी थीं जिन्हें मैंने धूल में नहीं बदला था, और जब मैंने उन्हें ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि उनका लाल रंग भी 2 लाल रंगों से अलग था। जितना अधिक मैंने इन ऊर्जा कणों का निरीक्षण किया, वे उतने ही अधिक रहस्यमय प्रतीत हुए। उनके रहस्य को उजागर करने के बारे में सोचते हुए, मैं उनके रहस्यों को देखने के लिए अपनी सारी शक्ति इन कणों पर केंद्रित करता हूं। हॉन्फना। मैंने अपनी मानसिक शक्ति को उस एकल कण पर पूरी तरह केंद्रित कर दिया और जो मैंने देखा उससे मैं स्तब्ध रह गया। उस छोटे ऊर्जा कण पर मैंने रून देखे। हालांकि मेरे पास पर्याप्त आत्मिक ऊर्जा न होने के कारण मुझे रून बहुत धुंधले दिखाई दिए, फिर भी मुझे यकीन है कि वे रून ही हैं और ये रून विशेष संरचना में हैं। ये कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इन्हें आंखों से देख पाना असंभव है, लेकिन इतने सूक्ष्म आकार के होने के बावजूद इन पर रूनिक संरचना बनी हुई है। जब मैं रूनों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपने मन को एकाग्र कर रहा था, तभी मुझे वह कण चमकता हुआ महसूस हुआ और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मैंने पाया कि मैं उस छोटे कण में समाता जा रहा हूं। जब प्रकाश मेरी आंखों के सामने आया तो मैंने अपने सामने एक बिल्कुल अलग दृश्य पाया जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मैंने अंतरिक्ष में एक आदमी को भाला पकड़े खड़ा देखा और उसके अंदर जानवरों का एक झुंड था। सबसे छोटा जानवर एक शहर जितना बड़ा था, जबकि सबसे बड़ा जानवर माप से परे था। ये जानवर मेरे द्वारा देखे गए किसी भी राक्षस से बहुत अलग था, लेकिन वे मिथक के जानवरों से कई समानताएं रखते थे। तलवार वाला आदमी जानवरों की भीड़ के सामने धूल के कण से भी छोटा लग रहा था, लेकिन उसके सामने होने के बावजूद किसी भी जानवर ने एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। अचानक उस आदमी ने कुछ कहा जो किसी कारणवश मैं सुन नहीं पाया।
मनुष्य की आवाज सुनकर श्रेष्ठों का नेता क्रोधित हो गया और कई बार दहाड़ा। जानवरों की दहाड़ सुनकर एक आदमी ने कुछ कहा जिसके चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए। उसने फिर कुछ कहा और परिणाम वही हुआ, लेकिन इस बार दहाड़ अधिक गंभीर थी और जानवरों के झुंड ने तुरंत हमला कर दिया। भीड़ को हमला करते देख उस आदमी ने निराशा में अपना सिर फिर से हिलाया। पहले उसका चेहरा दृढ़ हो गया। जल्द ही उसके शरीर पर आग जैसे नीले रंग के निशान दिखाई देने लगे और वह रॉकेट की तरह जानवरों की भीड़ की ओर भागा। ये निराशाजनक है कि मैं किसी कारण से अपने सामने के दृश्य की आभा को सुन या महसूस नहीं कर पा रहा हूं। वह आदमी जानवर की ओर गया और अचानक उसकी गति फिर से बढ़ गई और वह तुरंत जानवर के पास पहुंच गया और उसके बाद जो हुआ वह हमेशा के लिए मेरे दिमाग में अंकित हो गया। आदमी जानवरों के पास पहुंचा और तलवार घुमाए और अगले ही पल जानवर जो 100 किलोमीटर से अधिक लंबा था 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया और यह मानव वध की शुरुआत मात्र थी। वह भीड़ के बीच में चला गया और अपनी तलवार घुमाना शुरू कर दिया। उसके हर झटके से जानवर 2 भागों में विभाजित हो जाते। जो सबसे शक्तिशाली लग रहे थे उन्होंने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वे सभी चूक गए। वह आदमी अपने ऊपर होने वाले किसी भी हमले से बच निकलता था। मैं पहले तो इस बात को लेकर असमंजस में था कि एक ही वार से दसियों किलोमीटर लंबे जानवरों को कैसे मारा जा सकता है, जब मैंने उसकी तलवार से एक अत्यंत धुंधली नीली रेखा निकलती देखी जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी राक्षस को काट डालती प्रतीत हो रही थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह नीली रेखा एक ऐसी आग है जो चरम सीमा तक केंद्रित है। मुझे पता है कि यह उतना सरल नहीं है जितना लगता है। इसमें अन्य अदृश्य कारक शामिल होने चाहिए, जैसे कि शरीर से चमकते हुए रून जो आदमी तक पहुंचते हैं। जब मैंने लड़ाई देखी तो मैंने एक और बात नोटिस की और वह है उस आदमी की युद्ध शैली। ये बहुत सरल है, इसमें कुछ भी जटिल या कुछ भी नहीं है। वे सिर्फ सरल चालें हैं जो पूर्ण विनाश लाने में सक्षम हैं। जैसे जैसे मैं देखता गया मुझे एहसास हुआ कि वे भले ही सरल हों, लेकिन उनमें जटिलता है और उनमें एक विशेष प्रकार का आकर्षण समाया हुआ है। जैसे मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मैं सब कुछ भूल गया और उस आदमी की लड़ाकू शैली, विशेषकर आकर्षण पर ध्यान केंद्रित करने लगा। मैं अपनी युद्ध शैली में कुछ परिवर्तन करने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी वर्तमान युद्ध शैली अपनी सीमा तक पहुंच गई है। लेकिन मैंने चाहे जितना भी प्रयास किया हो, मैं कुछ ऐसा नहीं कर पाया जो उपयोगी हो। लेकिन अब उस व्यक्ति की युद्ध शैली और उसके हर कदम में मौजूद अलौकिक आकर्षण को देखकर मुझे अच्छा लगा। अगर मैं इसका एक अंश भी सीख पाऊं तो मेरी शक्ति बढ़ जाएगी। इससे मुझे 10 या 100 गुना ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। आदमी एक के बाद एक जानवरों को मारता रहा। ऐसा लगता है जैसे वह ग्रिम रीपर बन गया है जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मारता रहेगा। एकमात्र जानवर जो उसकी चालों को रोकने में सक्षम है वह जानवर का नेता है। जानवर का नेता मनुष्य के बराबर ताकतवर लग रहा था और वह उसके साथ बराबरी की जमीन पर लड़ने में सक्षम था। लेकिन समस्या ये थी कि जानवर का नेता बहुत बड़ा था और बहुत फुर्तीला नहीं था, या मैं ये कह सकता हूं कि वह इतना फुर्तीला और तेज नहीं था कि मनुष्य को अपने समूह के जानवरों को मारने से रोक सके। जब मैं युद्ध देख रहा था तो मैंने ज्यादातर ध्यान उस आदमी पर दिया, उसके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चालों और उसके साथ आने वाले आकर्षण को देखा। यह एक ऐसी चीज है जो मुझे ज्यादा ताकत हासिल करने में मदद करेगी। जितना अधिक मैंने उस आदमी की चालों का निरीक्षण किया, उतना ही मुझे यकीन होता गया कि उसके हमलों में मौजूद रहस्यमय आकर्षण, शासन शक्ति और गुप्त ऊर्जा जैसी ही शक्ति है जिसे समझने की आवश्यकता है। मुझे नहीं लगता कि अपने वर्तमान स्तर पर मैं आकर्षण के रहस्यों को समझ सकता हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर मैं खोजता रहा तो कुछ सीखूंगा और मैं पहले से ही उससे कुछ सीख रहा हूं। पहाड़ जैसे ऊंचे जानवरों को काटने के लिए सरल चालों का उपयोग करने वाले व्यक्ति को देखकर मैंने ये सीखा है कि सरल चालें ही सर्वोत्तम होती हैं। हमलों को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए जटिल चालों में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं जानता हूं कि ऐसे सरल कदमों में भी कई जटिलताएं शामिल हो सकती हैं जिन्हें मैं अपनी वर्तमान अवस्था में नहीं देख पाया था। युद्ध उग्र हो गया और अधिक से अधिक जानवर आदमी की तलवार से मारे गए। जानवरों के नेता ने आदमी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने जो भी किया वह आदमी को अपने अनुचर को मारने से नहीं रोक सका। इस छोटी सी लड़ाई में एक अकेले आदमी ने पहले ही आधी भीड़ को खत्म कर दिया था, जिससे जानवर का नेता बहुत क्रोधित हो गया। लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया और अपने क्रोध को काबू में किया। वह आदमी पर लगातार हमला करता रहा, इस उम्मीद में कि वह उस पर एक वार कर सके, लेकिन उसका एक भी हमला आदमी को घायल करने में सक्षम नहीं था।
अंत में हार मानकर उसने क्रोध से भरी दहाड़ लगाई। अपने नेता की दहाड़ सुनकर सभी राक्षस भागने लगे, जिसमें जानवर का नेता भी शामिल था, जो पीछे था और अपने अनुचरों को भागने से बचा रहा था। जानवरों को भागते देख उस आदमी ने फिर से अपना सिर हिलाया और धीरे से कुछ कहा और अगले ही पल उसके शरीर पर मौजूद आग जैसे नीले रंग के निशान और भी अधिक चमक उठे। जैसे ही रूनों की चमक अपने चरम पर पहुंची, आदमी ने अपनी तलवार घुमाई और उसकी तलवार से एक बहुत लंबी पतली नीली रेखा निकली और भागते हुए जानवरों की ओर चली गई। पतली नीली रेखा को आते देख भागते हुए जानवरों के चेहरों पर एक भयानक भय छा गया और नेता, जो अपने अनुचरों के निकलने का मार्ग ढक रहा था, ने अचानक एक जोरदार दहाड़ लगाई और पूरी ताकत से फड़फड़ाया और भागने लगा। वह बाहर निकलने वाले अनुचरों को पूरी तरह से भूल गया, जिन्हें उसने ढकने की कोशिश की और अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हुआ। पतली डोरी, जिसकी गति धीमी थी लेकिन अचानक तेज हो गई और अपने रास्ते में आने वाले सभी जानवरों को काटना शुरू कर दिया। जब उसने सभी जानवरों को मार दिया तो वह डोरी जानवरों के नेता की ओर बढ़ी, जो अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था। राक्षस ने अपने पंख फड़फड़ाए और दहाड़ते हुए उस आदमी से कुछ कहा भी, लेकिन उसने सिर्फ अपना सिर हिला दिया। उसका उत्तर देखकर राक्षस क्रोधित हो गया और उसके शरीर पर रक्त लाल चमक छाने लगी और उसकी गति अत्यधिक बढ़ने लगी और कुछ ही सेकंड में वह 10 गुना बढ़ गई। लेकिन गति में वृद्धि का डोरी के नीले रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वह जानवर का पीछा करते हुए उसके शरीर तक पहुंच गया और इससे पहले कि वह एक और दहाड़ता, डोरी जल उठी और जानवर को चीरते हुए पूरी तरह से गायब हो गई। वह आदमी आगे बढ़ा और अगले ही पल वह वहां प्रकट हुआ जहां सबसे अच्छा 2 टुकड़ों में कटा हुआ था, इससे पहले कि वह उसके शव और अन्य जानवरों के शवों को इकट्ठा करना शुरू कर देता जिन्हें उसने मार डाला था। जैसे ही उसने जानवर की आखिरी लाश को इकट्ठा करना समाप्त किया, मुझे ये दुनिया हिला देने वाला लगा और फिर सब कुछ काला हो गया। जब मेरी आंखों के सामने फिर से रोशनी चमकी तो मैंने पाया कि मैं अभी भी शरीर शुद्धिकरण तकनीक का प्रयोग कर रहा था तथा दमनकारी ऊर्जा के संचार से तीव्र दर्द महसूस कर रहा था। मैं ये देखकर बहुत खुश हो गया कि जब मेरा मन स्मृति को देखने में व्यस्त था तब मैंने कुछ बहुत बड़ी प्रगति की होगी, लेकिन जब मैंने खुद को देखा तो पाया कि शायद ही कोई बदलाव हुआ है और चमत्कार फल ऊर्जा ने जो प्रगति की है उसे देखते हुए मैंने सहमति व्यक्त की कि उस स्मृति में डूबने के बाद से मुश्किल से 5 सेकंड ही बीते थे, जिससे मुझे काफी निराशा हुई। मैंने एक बार फिर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि मैंने इतनी ऊर्जा खर्च कर दी थी कि अब मैं उस विशेष औषधि कणों के समूह को भी नहीं ढूंढ पा रहा था जिससे रूनिक संरचना बनी थी। मैंने उन्हें बार बार खोजने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा। जब मैंने देखा कि मेरी खोज का कोई नतीजा नहीं निकला तो मैं हार मानकर केवल अपनी वर्तमान स्थिति पर ध्यान केंद्रित कर सका। फिलहाल मुझे कोई शारीरिक खतरा नहीं है और जहां तक आत्मा का सवाल है, औषधि के कण भी जल्द ही अपनी सीमा तक पहुंचने वाले थे। उनकी प्रगति धीमी हो गई है, ये देखकर मैं खुश भी हूं और दुखी भी। खुश इसलिए क्योंकि जल्द ही मुझे इस यातनापूर्ण दमनकारी ऊर्जा को प्रसारित नहीं करना पड़ेगा, और दुखी इसलिए क्योंकि एक बार औषधि ऊर्जा समाप्त हो जाने पर मेरी आत्मिक शक्ति अधिक प्रगति नहीं कर पाएगी और मैं दूसरी उपलब्धि तक नहीं पहुंच पाऊंगा जिसकी मुझे उम्मीद थी। इसके साथ ही कुछ अच्छी खबर भी है। चमत्कारी फल की ऊर्जा इतनी अधिक है कि इससे मुझे लेफ्टिनेंट स्तर तक पहुंचने में मदद मिलेगी। मैंने शरीर शुद्धिकरण तकनीक का प्रयोग जारी रखा क्योंकि मैंने 108वां मूव पूरा नहीं किया था और अभी भी मेजर क्लीनिंग कर रहा था। प्रत्येक सेकंड मेरे शरीर में छिपी हुई ऊर्जाएं बाहर आ जाती थीं और पिघल जाती थीं और फिर से मेरे साथ मिल जाती थीं। जब मैं 108वीं चाल के अंत तक पहुंच रहा था तो मैंने पाया कि मेरी आत्मा में फैलने वाली औषधि ऊर्जा रुक गई थी, जिससे मुझे गुप्त तकनीक का संचार तुरंत रोकना पड़ा क्योंकि यह मेरे लिए बहुत कष्टकारी हो रहा था। हॉन्फना। जब मैंने गुप्त विधि का प्रचलन बंद कर दिया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पीठ से एक बड़ा बोझ उतर गया हो, और जब मैंने अपनी आत्मा की शक्ति की जांच की तो मैं अचंभित हो गया क्योंकि यह काफी मजबूत थी और यदि मैं दूसरी उपलब्धि तक पहुंचने में सक्षम होता तो यह मेरे शरीर की प्रगति के बराबर होता। धप। मैं जैसे ही 108वें आसन के अंत में पहुंचा, जोर से जमीन पर गिर पड़ा। मैं पूरी तरह से सिकुड़ गया था। अगर मैंने पूरा 108वां आसन न किया होता तो मैं जमीन पर गिर जाता। जमीन पर लेटे हुए मैंने चमत्कारी फल ऊर्जा को देखा जो काफी बड़ी हो गई थी और अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को तोड़ते हुए कुचलने वाली गति से ऊपर की ओर बढ़ रही थी। चमत्कारी फल ऊर्जा की उग्र गति रुक गई थी और इसका कारण मेरा शोधन इंजन है। पिछली बार भी जब मैं मास्टर स्टेज तक पहुंचा था तब भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मुझे लेवल अप करने के लिए बाधा को तोड़ना पड़ा था और इस बार भी मैं ऐसा ही करने जा रहा हूं।
अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं अवरोधक को पार कर गया। मैंने सोचा कि अवरोधक टूट जाएगा क्योंकि मैंने बहुत अधिक बल लगाया था, लेकिन थोड़ा सा हिलने के अलावा उसे कुछ नहीं हुआ। इससे मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन मैंने जल्द ही खुद को शांत कर लिया और फिर से अवरोध से टकराने के लिए ताकत जुटानी शुरू कर दी। मैं पर्याप्त बल जुटाता रहा और जब मैं इसे और नियंत्रित करने में सक्षम नहीं रहा, तो मैंने इसे नाकाबंदी पर दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। दरार, बस एक दरार, मैंने खुद से पूछा जब मैंने परिणाम देखा, जिसने मुझे फिर से आश्चर्यचकित कर दिया क्योंकि इस बार की रुकावट पिछली बार की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। अगर यह पिछली बार की तरह ही होती तो चमत्कार फल की ऊर्जा ही बाधा को तोड़ने के लिए पर्याप्त होती। मैंने हार नहीं मानी और हर बार अधिक से अधिक बल लगाना शुरू कर दिया, लेकिन अधिकतर बार मैं अवरोध पर केवल एक दरार ही बना पाता और वह दरार एक सेकंड में ही गायब हो जाती। मुझे अवरोध को तोड़ना है और इसके लिए मैं अवरोध पर आक्रमण जारी रखता हूं, ताकि मैं अधिक से अधिक बल एकत्रित कर सकूं, इससे पहले कि वह पहले वाले बल के साथ मिलकर उसे और अधिक मजबूत बना दे। ट्रैक ट्रैक ट्रैक, धमाका। ये रणनीति काम करती प्रतीत होती है, क्योंकि हर बार दरारें पहले की तुलना में अधिक चौड़ी हो जाती थी, क्योंकि जैसे ही मैंने अवरोध पर बड़ा और बड़ा मकड़ी का जाला बनाना शुरू किया, इससे पहले कि मैं पर्याप्त बल एकत्र कर पाता, यह अवरोध से टकराते ही उसे धूल में बदल देता। ऊर्जा चमत्कार फल दो भागों में विभाजित हो गया और मुझमें और एशलिन में फैल गया, जिससे हमारा स्तर ऊपर हो गया। जबकि चमत्कार ऊर्जा मुझे स्तर पर ला रही थी, मेरे शोधन इंजन में भी एक बड़ा परिवर्तन हो रहा था। पिछली बार जो कांच के बर्तन बने थे, वे फूलने लगे, वे गुब्बारे की तरह फूल रहे थे। मैं अपने शोधन इंजन के ऊपर 3 स्थानों को स्पष्ट रूप से देख सकता था जहां वे फूल रहे थे। वे मेरे रिफाइनमेंट इंजन पर छोटे गोलाकार गुंबदों की तरह लग रहे थे। मैंने रिफाइनमेंट इंजन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन मैंने कभी रिफाइनमेंट इंजन के साथ होने वाली ऐसी अजीबोगरीब चीजों के बारे में नहीं पढ़ा था। हर बार स्तर ऊपर जाने पर रिफाइनमेंट इंजन में परिवर्तन होना आम बात है और लेफ्टिनेंट स्तर तक पहुंचने पर बड़ा परिवर्तन होता है, लेकिन मैंने ऐसा होते हुए कभी नहीं सुना। मेरे सभी दोस्त लेफ्टिनेंट स्तर तक पहुंच गए थे, लेकिन किसी ने भी इस तरह की अजीब घटना के बारे में नहीं बताया। भनभनाना। जब मैं अपने शोधन इंजन पर 3 छोटे कांच जैसे आकार बनते देख रहा था, तो मेरी नज़र एक और चीज पर गई जो शोधन इंजन के ठीक बगल में हो रही थी। कुछ सेकंड पहले रिफाइनिंग इंजन के पास कुछ चमकने लगा। पहले तो ये बहुत हल्का था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, चमक बढ़ती गई और कुछ समय बाद ये पूरी तरह से गायब हो गई और इसकी जगह एक सफेद क्रिस्टलीय बूंद बन गई। टोटेम बीज। ये सफेद क्रिस्टलीय बिंदु टोटेम बीज है। केवल इसकी मदद से ही मैं टोटेम कलाकृति तैयार कर पाऊंगा। अगर मेरे पास टोटेम की सारी सामग्री होती, तो मैं अपना टोटेम यहीं और अभी बना लेता। जब अंततः मैंने टोटेम बीज से नजर हटाई तो मैंने पाया कि मेरे रिफाइनमेंट इंजन की सारी गतिविधियां रुक गई थीं। इसमें एक स्पष्ट परिवर्तन देखा जा सकता है। यह न केवल काफी बड़ा हो गया है, बल्कि इसमें 3 छोटे कांच जैसे गुंबद भी देखे जा सकते हैं। वे पारदर्शी हैं और ऐसा लगता है कि कुछ स्टोर करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन जब मैंने उन्हें अपनी इंद्रियों से स्कैन किया, तो मुझे उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अगर मैं लेवल अप के बीच में नहीं होता तो मैं अपना रिफाइनमेंट इंजन शुरू कर देता। स्तर ऊपर लगभग पूरा हो गया है और मैं महसूस कर सकता था कि इसने मुझे कितनी वृद्धि दी है, और यह उससे भी बड़ी है जो मुझे हर बार स्तर ऊपर करने के बाद मिली थी। समय बीतता गया और मैं अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों पर नजर रखता रहा, और इसी तरह कुछ और मिनट बीत गए और अंततः लेवल अप समाप्त हो गया और कुछ सेकंड बाद वह चीज होने लगी जिसका मैं इंतजार कर रहा था। एशलिन ने फिर से रक्त की बूंद से ऊर्जा चूसना शुरू कर दिया और इससे मेरी अग्नि क्षमता मजबूत होने लगी। मैंने समय बर्बाद नहीं किया और रक्त की बूंद से समझना शुरू कर दिया। मुझे पता है कि ये छवियां मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं और मैं जितना संभव हो सके उतना प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि कुछ छवियां जो मैं देख सकता था, वे घूमता कवच के डिजाइन को फिर से परिपूर्ण करने में सक्षम हो सकती थी। इस बार प्रक्रिया काफी लंबी चली क्योंकि मुझे डर था कि मैं समय खो दूंगा, लेकिन समय समाप्त होने से आधे घंटे पहले कोई चेतावनी न मिलने पर मुझे काफी राहत महसूस हुई। समय बीतता गया और मैं समझता रहा और तभी रुका जब एशलिन ने रक्त की बूंद से ऊर्जा चूसना बंद कर दिया। इस एशलिन ने किसी भी समय की तुलना में अधिक ऊर्जा चूसी थी। मुझे आश्चर्य है कि मेरी क्षमता कितनी शक्तिशाली हो गई है। स्प्रे। उठने के बाद सबसे पहला काम जो मैंने किया वह था अपने स्टोरेज से सबसे भारी एसेंस परफ्यूम को निकालना और फिर उसे अपने और अपने शरीर पर फैलाना। उसके बाद मैंने कुछ गीले तौलिए लिए और उनसे अपना शरीर पोंछना शुरू किया। बड़ी सफाई के कारण मेरे शरीर पर बहुत गंदगी जमा हो गई थी,
अगर मेरे पास समय की कमी न होती तो मैं अवश्य नहा लेता। मैंने अपने पूरे शरीर को तौलिए से साफ किया और कपड़े पहनने से पहले अपने शरीर पर अलग अलग तरह का परफ्यूम लगाया। कपड़े पहनने के बाद जब मैंने समय देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि केवल 3 घंटे ही बीते थे। मैंने सोचा था कि कम से कम 4 घंटे तो बीत ही गए होंगे, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि केवल 3 घंटे से कुछ अधिक ही समय बीता था। इसका मतलब है कि अगला टेस्ट शुरू होने तक मेरे पास लगभग 2 घंटे हैं। मुझे 1 घंटे की नींद लेना बहुत पसंद है। अगर मेरा लेवल ऊपर नहीं होता तो मैं 1 घंटे की नींद ले लेता, लेकिन अब मेरा लेवल ऊपर हो गया है, मेरे पास समय नहीं है। लेफ्टिनेंट चरण तक पहुंचने के साथ अब मेरे पास पूर्ण भावर का निर्माण करने के लिए पर्याप्त शक्ति है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे अपने शरीर की जांच करनी होगी और देखना होगा कि पोषण से मुझे कितनी वृद्धि मिली है। मुझे पहले से ही एक अच्छा विचार है, लेकिन मैंने फिर भी इसे दोबारा जांच लिया है। पहले मेरी शक्ति 5 सितारा अभिजात वर्ग के करीब या उसके बराबर थी, लेकिन अब ये 7 सितारा अभिजात वर्ग के करीब है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। इस औषधि ने न केवल मेरी आत्मा को बढ़ाया बल्कि मेरी शक्ति और जीवन शक्ति को भी बढ़ाया। मोटे तौर पर कहें तो मेरे पास 7 एमेथिस्ट सील के बराबर ताकत और जीवन शक्ति वृद्धि थी और 5 एमेथिस्ट सील के बराबर आत्मा शक्ति थी। अगर मैं दूसरी उपलब्धि तक पहुंच गया होता तो ये 7 एमेथिस्ट सील के करीब होता। ये काफी बड़ी प्रगति है और कुछ लोग इसे असंभव भी कह सकते हैं। लोगों को ऐसी प्रगति करने में महीनों और यहाँ तक कि वर्षों का समय लग जाता है और मैंने इसे कुछ घंटों में हासिल कर लिया। अगर अन्य लोगों को ये पता चले तो वे हैरान हो जाएंगे। यह एक विशेषता में एक रूबी सील की ताकत प्राप्त करने से कहीं अधिक है, जो सामान्य रूप से हाई ग्रेड पोषण द्वारा दी जाती है, जिसने अन्य विशेषताओं की तुलना में एक विशेषता को बहुत मजबूत बना दिया। जबकि 3 विशेषताओं में मुझे जो वृद्धि मिली थी वह लगभग बराबर मूल्य की थी, जिसने मेरी शक्ति को बहुत संतुलित बना दिया। अपनी ताकत की जांच करने के बाद मैं असली विषय की ओर बढ़ गया और वह है घूमता हुआ कवच। और जब मैंने सोचा कि मैं पहली बार पूरा घूमता हुआ कवच कैसे पहनने जा रहा हूं, तो मैं उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं सका। अग्नि ने मेरे शरीर को ढांकना शुरू कर दिया और उसी समय उस पर भावर बनने लगे। जल्द ही कवच लगभग बन गया और केवल पेट का हिस्सा ही ढांकना बाकी रह गया और जैसे ही मैंने उसे ढांकना शुरू किया, कवच ढह गया। ये देखकर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि यह पहली बार है जब मैं वास्तविकता में पूर्ण अमोर की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं माइंड पैलेस में अभ्यास करके पहले से ही इसकी मूल बातें जानता था। अब मुझे इसे अपने शरीर पर पूरी तरह से बनाने से पहले बस थोड़ा सा सुधार करना था। मैंने जो कहा वह सच है। लगातार आधे घंटे के प्रयास के बाद मैं अंततः अपने शरीर पर पूर्ण भावर कवच बनाने में सक्षम हो गया और इसे सघन बनाने के लिए इसके घुमावों को घुमाना शुरू कर दिया। 0.9 इंच। मैं अपने कवच को इतना ही कॉम्पैक्ट बनाने में सक्षम था। ये पहले की तुलना में 0.1 इंच मोटा हो गया था। मैं इसे और भी कॉम्पैक्ट बनाना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। लेफ्टिनेंट स्तर पर मुझे काफी बढ़ावा मिला है, इसलिए मैंने द्वारा बनाई गई सारी आग को दबाना काफी मुश्किल है और यह प्रत्येक स्तर के साथ और भी कठिन होता जाएगा। ये देखते हुए कि कवच ठोस नहीं हो रहा है, मैंने इसे छोड़ दिया और अपनी तलवार के साथ अभ्यास करना शुरू कर दिया, ताकि मैं अपनी नई ताकत और कवच का अभ्यस्त हो जाऊं। मैं न केवल अपनी नई ताकत का उपयोग करने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि मैं अपने द्वारा इस्तेमाल की गई चालों को सरल बनाने की भी कोशिश कर रहा हूं। मैं उन्हें यथासंभव सरल बनाना चाहता था, क्योंकि मैंने उन्हें औषधीकरण में मौजूद उस स्मृति में देखा था। मैं जानता हूं कि 1 घंटे में अपने कदमों को सरल बनाना असंभव है, क्योंकि ऐसा करने में 1 महीने का समय लगेगा। फिर भी मैं ऐसा कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि इससे मुझे अगली परीक्षाओं में काफी मदद मिलेगी। दूसरा टेस्ट आधे घंटे में शुरू होगा। कुछ समय बाद मैंने महल से आवाज सुनी और कमरे में सुनहरा घंटा दिखाई दिया। घंटे पर एक नजर डालते ही मैंने अभ्यास जारी रखा। मुझे जितनी जल्दी हो सके अपनी नई शक्ति के लिए अभ्यस्त होना होगा, क्योंकि अगले परीक्षण में मुझे अपनी पूरी ताकत की आवश्यकता होगी। जैसे जैसे मैंने अपने संपूर्ण भावर कवच के साथ अभ्यास किया, मैंने पाया कि मैं कई रोचक चीजें करने में सक्षम हो गया हूं जो मैं पहले नहीं कर सकता था। इनमें से कुछ चीजें आश्चर्यजनक थीं, जबकि कुछ चौंकाने वाली थीं। और यही एकमात्र चीजें थीं जो मैं पता लगाने में सक्षम थी। अगर मेरे पास समय और अधिक स्थान होता तो मैं अपने इस पूर्ण भावर कवच के बारे में और अधिक चीजें पता लगाने में सक्षम होती। जब परीक्षा शुरू होने में केवल 5 मिनट बचे थे, तो मैंने अभ्यास करना बंद कर दिया और बाकी समय के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। एक पूरा दिन बीत चुका है और मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया हूं।
मैं थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसे दबा दिया है। आराम करने का कोई समय नहीं है। एक टेस्ट खत्म हो चुका है और अभी भी आज और कल बाकी है और मुझे नहीं लगता कि इन 2 दिनों में भी मुझे नींद आएगी। दूसरा टेस्ट अब शुरू होगा। आपके पास दरवाजे में प्रवेश करने के लिए 1 मिनट है, आवाज ने कहा। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने अपने सामने एक सुंदर सुनहरा दरवाजा पाया। मैंने मुखौटा पहना और बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजे के अंदर चला गया। जब मैं दूसरी ओर गया तो मैंने स्वयं को उस विशाल डिस्क पर खड़ा पाया और मेरे चारों ओर लोग सुनहरे दरवाजों से बाहर आते दिखाई दे रहे थे। अखाड़ा। यह विशाल डिस्क ही वह अखाड़ा है जहां 1000 लोगों के बीच युद्ध होगा और यह युद्ध तब तक चलेगा जब तक प्रत्येक अखाड़े में केवल 100 लोग बचे रहेंगे। 10,000 लोगों के लिए कुल 10 अखाड़े हैं। मैं महल के अंधेरे स्थान में अन्य अखाड़े तैरते हुए देख सकता था। मेरे सिर के ऊपर एक अंक एक तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। पिछली बार की तरह ही यह मेरे पास मौजूद अंकों को दर्शाता है। इस बार भी पुरस्कार का विभाजन है और मेरा लक्ष्य शीर्ष 100 है। ये बहुत कठिन होगा क्योंकि इसके लिए 10,000 लोग प्रतिस्पर्धा करेंगे। पहले मुझे शीर्ष 100 में स्थान पाने का विश्वास नहीं था, लेकिन अब है। अगर मैं कड़ी मेहनत करता रहूंगा तो मैं इसमें स्थान पाने में सफल हो जाऊंगा। पिछले टेस्ट के विपरीत इसमें एक अंतर है और वह ये है कि हम किसी मायावी दुनिया में नहीं लड़ रहे हैं। ये वास्तविकता है, लेकिन इस टेस्ट में लोग नहीं मरेंगे क्योंकि जैसे ही उन पर घातक हमला होगा, उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। जल्द ही सभी हजारों लोग विशाल डिस्क में स्थानांतरित हो गए और अब हम अपने हथियारों के साथ एक दूसरे को देख रहे हैं। जैसे ही ये आवाज सुनाई देगी, हर कोई पागलों की तरह एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देगा। युद्धशाही शुरू हो। अंधेरे स्थान में आवाज गूंज उठी। पहले सेकंड में कोई भी नहीं हिला, लेकिन जैसे ही दूसरा सेकंड बीता, सभी लोग एक दूसरे को मारने के इरादे से आगे बढ़े। टकराना। मैंने एक छोटा विस्फोट सक्रिय किया और मैं रॉकेट की तरह उड़ गया। यह मेरी अब तक की सबसे अधिक गति थी। यह उस शक्तिशाली विस्फोट से कई गुना अधिक है जिसका उपयोग मैंने गार्डन में जाने के लिए किया था। मुझे उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होगा और मैंने जानबूझकर मिनी ब्लास्ट के लिए न्यूनतम शक्ति का उपयोग किया, लेकिन फिर भी मुझे ये धुंधली गति मिली। हालांकि गति बहुत अच्छी है, मैं इसे मुश्किल से ही सही नियंत्रित करने में सक्षम हूँ। पाँचा। मैंने अपनी तलवार उस पहली चीज पर घुमाई जो मेरे सामने आई। मुझे निराशा हुई कि वह मानव था। मैं ग्रिम राक्षस को खत्म करना पसंद करता, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर मार दी क्योंकि मुझे ऐसा करना जरूरी था। मैं 10 क्षेत्रों में 100 के भीतर रैंक करना चाहता हूं और इसके लिए मुझे जो भी सामने आएगा उसे मारना होगा, चाहे वह ग्रिम राक्षस हो या मानव। मैं उसे तब तक मारूंगा जब तक वह मुझे अंक देता रहे। मेरी तलवार उसकी गर्दन के आर पार हो गई और मुझे लगा कि मैंने सचमुच उसे मार दिया है। जब अगले ही पल मैंने देखा कि उसका प्रक्षेपण गायब होने से पहले टूट गया, तो मैंने राहत की सांस ली। इस परीक्षण में सब कुछ वास्तविक है, यहाँ तक कि यदि व्यक्ति को कहीं और ले जाया गया हो तो भी ऊर्जा प्रक्षेपण उसका स्थान ले लेगा और व्यक्ति को वास्तविक व्यक्ति को मारने का एहसास कराएगा। पहले प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने के बाद मेरी गति थोड़ी भी धीमी नहीं हुई थी और मैं आगे बढ़ गया और पहले प्रतिद्वंद्वी को मारने के बाद दूसरे प्रतिद्वंद्वी से भिड़ गया। ये ग्रिम राक्षस था और मुझे धुंधली गति से अपनी ओर आते देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित था। उसने बचाव के लिए अपना हथियार उठाया, लेकिन वह बहुत धीमा था क्योंकि उसने अपनी कुल्हाड़ी को बस 1 इंच के लिए उठाया था। तभी मेरी तलवार उसके शरीर पर वार कर गई। ये चाल कोई आकर्षक नहीं है, इसमें कोई छिपा हुआ छल नहीं है। ये सिर्फ एक साधारण वार है और इसने अपना काम कर दिया है। इसने ग्रिम राक्षस को 2 टुकड़ों में काट दिया है। पचा पचा पचा। मैं एक के बाद एक लोगों को मारता रहा, लेकिन यह अंधाधुंध नहीं है। मैं केवल उन लोगों को मार रहा हूं जो कमजोर हैं और जो 1 या अधिक चालों तक मुझसे बचाव कर सकते हैं। मैं उन्हें बाद के लिए छोड़ रहा हूं। सिर्फ 5 मिनट में मैं शीर्ष 100 तक पहुंच गया, जो वास्तव में एक रिकॉर्ड है। जबकि अन्य प्रतिद्वंद्वी 10 या उससे अधिक पीछे रह गए थे, मैं 50 से अधिक पीछे रहा। हर किसी से आगे रहना एक ताजगी भरा एहसास है और यह सब गति के कारण संभव हुआ है। मेरी गति अविश्वसनीय है और यह मेरी उच्चतम गति भी नहीं है, लेकिन यह वह गति है जिसे मैं वर्तमान में नियंत्रित कर सकता हूं। मेरी ताकत इतनी जल्दी बढ़ गई थी कि मुझे इसकी आदत डालने का समय ही नहीं मिला। अब मैं संघर्ष कर रहा हूं और अपनी नई ताकत की आदत डाल रहा हूं, और जितना ज्यादा मैं इसकी आदत डालूंगा उतनी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर पाऊंगा। दूसरों की तुलना में मेरी ताकत बहुत संतुलित है। मैं दूसरों की तुलना में एक पहलू में बहुत मजबूत नहीं हूं, इसलिए सभी 3 बिंदु एक दूसरे के पूरक हैं जो मुझे सबसे अधिक ताकत देते हैं।
इसका एक और उपयोग है और वह है गुप्त ऊर्जा। जब मेरा शरीर, शक्ति, जोड़, जीवन और आत्मा मजबूत हो तो मैं अपने शरीर में अधिक गुप्त ऊर्जा रख सकता हूँ। अधिक से अधिक समय बीतता गया और मेरी रैंक में फिर से सुधार हुआ, लेकिन अब प्रतिद्वंद्वी अधिक से अधिक मजबूत होने लगे, जिससे मुझे हर नए प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए पहले की तुलना में अधिक शक्ति का उपयोग करना पड़ा। यह अच्छी बात है कि मेरे पास मारने का नियम है जो मुझे ये चुनने में मदद कर रहा है कि मुझे किसे मारना चाहिए और किसे कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। बैटल रॉयल पूरे क्षेत्र में हुआ। मैं उन भाग्यशाली लोगों में से एक हूं जिनमें सभी गड़बड़ियों से दूर भागने की ताकत है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और हम छांटते गए, लड़ाई का अंतिम समय आ गया था क्योंकि क्षेत्र में लगभग 300 लोग बचे थे। मध्य क्षेत्र से लगभग 2000 लोग इस खंडहर में प्रवेश कर चुके हैं, 1000 हमारी तरफ से और 1000 ग्रिम राक्षस की तरफ से, और अब अखाड़े में बचे 80% लोग मध्य क्षेत्र से हैं। ये केवल मेरे क्षेत्र में ही नहीं हो रहा है बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है। अब बचे हुए सभी लोग कम से कम 5 सितारा अभिजात वर्ग की ताकत के साथ मजबूत हैं। वर्तमान में मेरे पास शीर्ष 100 में बने रहने के लिए पर्याप्त अंक हैं, भले ही मुझे कोई अंक न मिले, इसलिए अब मैं एक बहुत मजबूत प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ रहा हूँ। ये सबसे मजबूत ग्रिम राक्षस होगा जिसका मैं कभी सामना करूंगा, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसकी ताकत कम से कम 7 सितारा अभिजात वर्ग है। इसके माथे पर 6 सफेद सितारे हैं, लेकिन मुझे एक पल के लिए भी यकीन नहीं हुआ। हो सकता है कि ग्रैंड पैलेस में प्रवेश करने से पहले इसमें इतनी ताकत हो, लेकिन पहली परीक्षा पास करने और इनाम प्राप्त करने के बाद इसकी ताकत बाकी सभी लोगों की तरह काफी बढ़ गई थी जो शीर्ष 1000 में थे। उसने अभी अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म ही किया था कि उसने मुझे तीव्र गति से अपनी ओर आते देखा। मुझे आते देख वह भाग गया, लेकिन मुस्कुराया और अपना विशाल हथौड़ा, जो पूरी तरह से आग से भरा हुआ था, मेरी ओर घुमाया। इसका हमला देखकर मैं मुस्कुराया और सीधे अपनी तलवार से हमला कर दिया। यह मेरा पहली बार होगा जब मैं किसी विशेष ग्रिम राक्षस के खिलाफ सीधे तौर पर लड़ूंगा, और यह ग्रिम राक्षस मेरे बिल्कुल विपरीत है क्योंकि यह एक शक्ति आधारित राक्षस है जबकि मैं गति प्रकार का हूं। हमारे बीच एकमात्र सामान्य बात हमारी अग्नि क्षमता है। टकराना। उसका ज्वलंत हथौड़ा और मेरी तलवार आपस में टकराए। जैसे ही वे टकराए, उसके हथौड़े को ढकने वाली आग भभक उठी और टकराव की गगनभेदी ध्वनि पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। मैंने महसूस किया कि एक बहुत बड़ी मात्रा में बल मेरी तलवार के माध्यम से मेरे अंदर जा रहा है, और मैंने अपने शरीर के अंदर सुरक्षा के लिए तैयारी कर ली थी ताकि उस शेष बल से रक्षा हो सके जो घूमता हुआ कवच से गुजरने के बाद मेरे शरीर के अंदर जाएगा। लेकिन कुछ आश्चर्यजनक हुआ जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। जैसे ही प्रचंड बल मेरे घूमते कवच की ओर बढ़ा, वह भंवरों से टकराया जैसा कि हमेशा होता है, लेकिन इस बार बल को क्रूरता से लेने के बजाय भंवरों ने बल को चूसना शुरू कर दिया और सभी भंवरों के पार रेखाओं के जटिल नेटवर्क के माध्यम से पूरे शरीर में सभी भंवरों के चारों ओर फैलना शुरू कर दिया। इससे पहले कि मैं ये जान पाता, मेरे शरीर पर जो भंवर थे वे सारे बल से फट गए। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ये देखकर न केवल मैं स्तब्ध था, बल्कि लाल रंग का राइनोमैन भी इससे बहुत आश्चर्यचकित था। घूमता हुआ कवच पहले भी इस तरह से व्यवहार करता था, लेकिन इस हद तक कभी नहीं। ये कुचलने वाला प्रभाव पहले की तुलना में 10 गुना अधिक है, और एकमात्र कारण जो मुझे लगता है कि मैं सोच सकता हूँ वह ये है कि मेरा घूमता हुआ कवच पूरा हो गया है। वह एक पल के लिए चौंक गया, फिर उसने अपना हथौड़ा एक बार फिर घुमाया और इस बार उसके हमले की ताकत पहले से 3 गुना ज्यादा थी। उसका हमला आता देख मैंने भी अपने हमले की ताकत बढ़ा दी। टकराना। हमारे हथियार फिर से भिड़ गए और इस बार भी नतीजा वही रहा। किसी ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया, ये देखते हुए कि उसकी पहले से ही लाल आंखें और भी अधिक गहरी होने लगी थीं, वे सचमुच चमकने लगी थीं। बैंग बैंग बैंग। हम एक के बाद एक हमला करते रहे, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, वह मेरी रक्षा पंक्ति को भेदने में सक्षम नहीं था, जबकि उसका पूरा ध्यान मुझ पर हमला करने पर था, जबकि मेरा ज्यादातर ध्यान रक्षा पंक्ति पर था। ऐसा नहीं है कि मैं इसे हराना नहीं चाहता, मैं ऐसा करना चाहता हूं, लेकिन अभी यह महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना सीखना होगा, क्योंकि तीसरे टेस्ट में इसकी जरूरत होगी। तीनों परीक्षणों में तीसरा परीक्षण सबसे कठिन और खतरनाक है, क्योंकि इसमें कोई जीवन रक्षक नहीं है, इसमें आसानी से जान जा सकती है। पिछले 2 बार जब ये तबाही आई थी तो तीसरे टेस्ट में कई लोगों की जान चली गई थी और मैं उनमें से एक नहीं बनना चाहता। इसलिए मेरे लिए अपनी सारी शक्तियों पर नियंत्रण पाना जरूरी है, क्योंकि तभी मैं बच पाऊंगा और तीसरा टेस्ट पास कर पाऊंगा। जब हम दोनों में जोरदार लड़ाई चल रही थी,
हम दोनों ने अचानक पीछे हटना शुरू कर दिया और इसका कारण ये था कि कुछ अवसरवादी बदमाशों ने हमारी लड़ाई का फायदा उठाने और हम पर हमला करने की कोशिश की। हम दोनों ने शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त किया था और यदि कोई हमें मार देता तो उससे वह स्थान मिल जाता, लेकिन हम में से कोई भी मूर्ख नहीं है, अन्यथा हमने बहुत पहले ही अपनी पूरी ताकत और गुप्त विधि का प्रयोग कर लिया होता। टकराना। फ्री ओमेगा एबनॉर्मल CM। मैंने मिनी ब्लास्ट सक्रिय किया और उस अवसरवादी कमीने की ओर बढ़ा जिसने मुझ पर हमला करने का साहस किया था। अगर मैं उसे छोड़ देता तो वह मुझ पर हमला करने के बाद मैं खुद को निराश कर देता। खड़खड़ाहट। पोह पोह। मेरी तलवार उसकी ढाल से टकराई। इस आदमी के पास काफी अच्छी ताकत और सहज ज्ञान था। मुझे पीछे कूदते देख उसने तुरंत अपनी ढाल सक्रिय कर ली क्योंकि उसे पता था कि मैं उसके पीछे आऊंगा। जैसे ही मेरी तलवार उसकी ढाल से टकराए, उसमें बहुत अधिक बल संचारित हो गया, जिससे न केवल वह एक कदम पीछे हट गया, बल्कि उसके मुंह से खून भी उगलने लगा। अब अखाड़े में कोई कमजोर नहीं बचा था। मैंने उसकी ओर देखते हुए सोचा, मेरे हमले से उसके मुंह से खून की कुछ बूंदें गिरी और फिर वह मेरे हमले का सामना करने के लिए तैयार हो गया। मैदान में अब केवल 200 लोग ही बचे हैं और वे सभी बहुत ताकतवर हैं। खड़खड़ाहट। पोह पोह। मेरा एक और हमला सीधे उसकी ढाल पर लगा और इस बार भी वह एक कदम पीछे हटते समय खून उगलने लगा। मैंने उस पर कुल 9 बार हमला किया है। हर हमले पर वह बचाव के लिए अपनी ढाल उठा लेता है और हमेशा एक कदम पीछे हटते समय खून उगलता है, लेकिन हर हमले के बाद वह बचाव में अपनी ढाल उठा लेता है। मैं अभी सोच ही रहा था कि उस पर हमला जारी रखूं या कुछ ग्रिम राक्षसों पर हमला करूं, देखे कि क्षेत्र में उनमें से कितने अधिक हैं। तभी मुझे लगा कि एक और छिपकर हमला मेरी ओर आ रहा है और यह हमला बहुत शक्तिशाली है। धमाका। सुप। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के मिनी ब्लास्ट को सक्रिय किया और मुश्किल से हमले को चकमा दिया। मैं अभी भी एक बहुत तेज हवा के ब्लेड को महसूस कर सकता था जो मेरे कानों से गुजरा। जिसने मुझ पर हमला किया वह बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, अन्यथा मेरे पास चकमा देने के लिए इतना कम समय नहीं होता। मेरे द्वारा हत्या के नियम को समझ लेने के कारण दूसरों के लिए मुझ पर छिपकर हमला करना बहुत कठिन है, क्योंकि या तो मैं हत्या के इरादे को भांप लूंगा या फिर मुझे हमला होने का आभास हो जाएगा, क्योंकि मेरी इंद्रियां सामान्य से अधिक मजबूत हैं। तो जो मेरे इतने करीब आ सकता है, उसका हमला बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। जब मैंने देखा कि मुझ पर किसने हमला किया, तो मैंने पाया कि यह एक विशेष ग्रिम राक्षस था, सटीक रूप से एक कौवा आदमी। मुझे चकमा देते देख वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन यह आश्चर्य क्षण भर के लिए ही हुआ। फिर वह तीव्र गति से मेरी ओर आया और अपनी तलवार से मुझ पर हमला कर दिया। जब मैं उसके छिपे हुए हमले से बच गया था, तब मैंने पहले से ही अपने भंवर कवच पर भंवरों को तेजी से घुमाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि यह एक बहुत शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी है और अब जब मैं इसकी युद्ध शक्ति को महसूस कर रहा हूं, तो मैं और भी आश्वस्त हो गया हूं। ये कौवा बहुत शक्तिशाली है और अगर मुझे ये पता भी होता कि अगर मैं इसकी युद्ध शक्ति को महसूस नहीं कर पाता तो भी इसके सिर के ऊपर कस को ही काफी होता। टकराना। टकराना। उसे अपनी ओर आते देख मैं भी पीछे नहीं हटा। मैंने मिनी ब्लास्ट सक्रिय कर दिया था और उसकी ओर तेजी से बढ़ा और जब मैं काफी करीब पहुंच गया तो मैंने अतिरिक्त बढ़ावा के लिए अपनी तलवार वाले हाथ पर एक और मिनी ब्लास्ट सक्रिय कर दिया। जब मैंने मिनी ब्लास्ट के माध्यम से अपने हमलों की शक्ति बढ़ाई तो वह आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन वह पीछे नहीं हटा बल्कि उसने अपने हमले की शक्ति बढ़ा दी। झनकार। एक कानफोड़ू आवाज हुई। यह इतनी जोरदार थी कि एक पल के लिए सब बहरा हो गया और टक्कर के साथ ही एक बहुत बड़ा बल आया। यह बल मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक तीव्र था और इस बार पहले के विपरीत इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा मेरे शरीर में प्रवेश करने में सक्षम था। यद्यपि यह बल बहुत छोटा था जिसे मैं तब सहन कर सकता था जब मेरे पास 1 स्टार एलीट की ताकत थी, इस बल ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया था और मैं इसलिए आश्चर्यचकित नहीं था क्योंकि यह मुझे भेदने में सक्षम था, बल्कि इसलिए कि बल बहुत छोटा था। अभी जो हमला हुआ वह इतना शक्तिशाली था कि इससे 6 स्टार एलीट शक्ति वाले को भी भारी चोट लग सकती थी, लेकिन मेरा कवच इसे सहन करने में सक्षम था। वह हैरान लग रहा था, लेकिन जल्द ही वह झटका क्रूर क्रोध में बदल गया और उसने मुझ पर फिर से हमला किया और इस बार उसका हमला पहले से भी अधिक शक्तिशाली था। एक बहुत शक्तिशाली आक्रमण को आते देख मैंने जितनी तेजी से हो सकता था भंवरे को घुमाना शुरू कर दिया, क्योंकि आने वाले आक्रमण से टकराने के लिए मुझे अधिक से अधिक शक्ति की आवश्यकता होगी। झनकार। एक और जोरदार आवाज हुई और पिछली बार की तरह ही बल मेरे अंदर प्रवेश करने में सक्षम हो गया। बस इसकी मात्रा पिछली बार से थोड़ी अधिक थी, लेकिन ये खतरनाक नहीं था क्योंकि भंवरों ने मुझ तक पहुंचने से पहले ही अधिकांश बल को कुचल दिया।
तेज गति से घूमने से न केवल मुझे उच्च आक्रमण शक्ति मिलती है, बल्कि तेजी से घूमने पर उनकी रक्षात्मक शक्ति भी बढ़ जाती है। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं फिर भी आपके अंक लूंगा, कौवे ने बहुत ही कर्कश आवाज में कहा। यह पहली बार होगा जब कोई अखाड़े में बोल रहा था, क्योंकि यहाँ हर कोई अंक पाने के लिए एक दूसरे को मारने में व्यस्त था। उनके उकसावे पर मैं बस मुस्कुरा दी और अपनी सारी आत्मिक शक्ति का प्रयोग करते हुए भंवरों को तेजी से घुमाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली थी। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, हमने एक ही समय में एक दूसरे पर हमला किया और इस बार एक पल के लिए भी कोई रोक नहीं थी। ये बहुत स्पष्ट है कि हम में से प्रत्येक दूसरे को हराना चाहता है, और जब तक हम ऐसा नहीं कर लेते तब तक नहीं रुकेंगे। मैं इसके हमले से मेल खाने के लिए एक के बाद एक छोटे विस्फोट को सक्रिय करता रहा। अधूरे घूमते कवच के साथ ऐसा करना असंभव होता, लेकिन नए घूमते कवच के साथ यह बहुत संभव है। मिनी ब्लास्ट का एकमात्र निरंतर सक्रियण मैना है, इसमें बहुत सारा मैना लगता है। यह अच्छी बात है कि मेरे पेट में लेफ्टिनेंट स्टेज मॉन्स्टर कोर है, जो मुझे वह सारा मैना दे रहा है जिसकी मुझे जरूरत है। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, हमारे हथियार टकराते रहे और हर टकराव से पहले से भी अधिक पराजय की ध्वनि उत्पन्न होती, तथा मेरे शरीर के अंदर और अधिक बल रिसता जाता। जो बल मेरे अंदर रिस रहा है उसे अकेले मेरे शरीर द्वारा रोका नहीं जा सकता, और मैं अपनी शासन शक्ति की सुरक्षा का उपयोग कर रहा हूं। यह अच्छा होता यदि मैं एशलिन की शक्ति उधार ले पाता, लेकिन अफसोस कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। महल में एक बहुत शक्तिशाली प्रतिबंध है जो एशलिन को मेरी सहायता करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने से रोकता है। मेरे अंदर से बाहर न आ पाने और अपनी शक्ति का उपयोग करके मेरी मदद न कर पाने के अलावा वह कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, जो वस्तुतः कुछ भी नहीं है, और वह इस बात से बहुत क्रोधित है। उसके क्रोध का मुख्य कारण भूख है। एक दिन से अधिक हो गया था और उसने कुछ भी नहीं खाया था। न केवल उसने बल्कि मैंने भी कुछ नहीं खाया था, लेकिन इसका कारण अलग था। उसका ये कि वह मुझसे दूर नहीं हो सकती थी, और मेरा ये कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं था। इससे पहले मैं अभ्यास में इतना व्यस्त था कि मैं पूरी तरह से भूल गया, और मुझे केवल तभी याद आया जब मैं गेट के अंदर एक कदम रखता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं अपनी लड़ाई का भरपूर आनंद ले रहा हूं, क्योंकि ऐसी तीव्र लड़ाई में मुझे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने का मौका मिलता है, जो वास्तव में मुझे अपनी पूरी ताकत को नियंत्रित करने में मदद कर रही है। अगर हम थोड़ी देर और लड़ते रहें तो मैं इस पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लूंगा। मैं खुश हूं, पर मेरे सामने बैठा कौवा गुस्से से आग बबूला है। उसने शायद सोचा था कि कुछ समय बाद वह मुझे हरा देगा, पर लड़ाई में थोड़ी बढ़त हासिल करने के अलावा वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। जैसे जैसे हम लड़ते रहे, किसी ने भी किसी कारण से हम पर छिपकर हमला करने की हिम्मत नहीं की। जबकि मैं लड़ रहा हूं, मैं अपने आसपास के वातावरण के प्रति भी बहुत सावधान हूं, क्योंकि मैं ऐसा मूर्ख नहीं बनना चाहता जो युद्ध में इतना खो गया और छिपकर किए गए हमले में मारा गया और इस तरह महल में अपना मौका खो दिया। ऐसी बात कई बार हुई है और दस्तावेज में सावधानी के शब्द लिखे गए हैं, जिसमें कहा गया है कि हमेशा सावधान रहें। भनभनाना। समय बीतता गया और हम लड़ते रहे। तभी अचानक मुझे हल्की सी भनभनाहट सुनाई दी, और अगले ही पल मैंने पाया कि मेरी सारी गतिविधियां प्रतिबंधित हो गई हैं। और न केवल मैं बल्कि मेरे आसपास के अन्य लोगों ने भी अपने पल प्रतिबंधित महसूस किए। दूसरी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बधाई।